अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कोयटा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के इलाके डेगारी, ये इलाका जहां जरगे के फैसले पर गैरत के नाम पर मर्द एहसान समालानी और खातून बानो सातकजई का सफ़ाकाना कत्ल हुआ। ये वाक़या पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बना। मकतूला की माँ, जो कि इस कत्ल को बलोच रिवायात के ऐन मुताबिक समझती है, अपने इस बयान पर ज़ेर हिरासत है, जबकि उसका भाई जिसने ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिसने मकतूला पे फायर किया था, जलाल सातकजई, वो इस वक्त फ़रार है। जबकि उस जरगे का सरबराह और कबीले का सरदार शेरबाज खान सातकजई भी इस वक्त गिरफ़्तार है और उस समय तकरीबन दर्जनों भर अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। अभी हम इस वाक़े पे ही अफसोस और मलाल कर रहे थे कि ख़बर आती है रावलपिंडी से, जहां पर एक और जरगे का फ़ैसला और इस जरगे में खातून को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 7-8 महीने पहले खातून की शादी हुई थी और अंधेरे में उसको कत्ल करके, अंधेरे में दफन करके उसकी जो है कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। 21 जुलाई के शौहर की मुद्दत में उसकी अगवा की एक झूठी FIR भी दर्ज कराई गई थी। बहुत बड़े बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि ये जरगा और पंचायती निज़ाम जो है, यहाँ से क्यों हमेशा इंसानियत सोच फैसले सामने आते हैं? क्यों ऐसा होता है कि आइनी अदालतों और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के ऊपर तनकीद करने वाले जो बड़े बड़े नक्काद थे, उनको ये जुडिशल जो पैरेलल जुडिशल सिस्टम है, आप अगर बात करें पंचायत का, जरगों का, तो ये मुतवाज़िन जो अदालती निज़ाम उनको नज़र क्यों नहीं आता? और इन सब से बढ़कर इन वाक़यात में भी हमने देखा कि महसूस या गैर महसूस तरीक़े से हुक्काम बाला की तरफ से विक्टिम ब्लेमिंग यहाँ पर की गई। ऐसा क्यों है? इससे जुड़े और भी सवाल आपके सामने रखेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराते चलूँ। मुजीब अहमद, ब्यूरो चीफ, आज न्यूज़ कोयटा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजीब आपके वक्त का। और एडवोकेट वाइजा रफ़ीक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, समाजी कारकुन हैं। वाइजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुजीब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस पर्टिकुलर ये एहसान समालानी और बानो सातकजई का जो केस है, इसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, पहले तो ये बताइएगा। देखिए इमरान, बहुत सारी चीज़ें वक्त गुजरने के साथ सामने आती जा रही हैं, इनमें इंकिशाफात भरे हुए हैं। पहले हमने देखा कि ये सोशल मीडिया पे कहा गया कि जी पसंद की शादी का ये अंजाम हुआ है, वो चीज़ क्लियर हुई कि पसंद की शादी थी ही नहीं। फिर उसके बाद ये कहा गया कि ब्लैकमेलिंग का सिलसिला था, वो भी क्लियर नहीं हो सका। जो सबसे अहम बात है, जो आज चीज़ें सामने आई हैं, वो मकतूला की फैमिली के लोगों की बात है कि वो क्या कहते हैं। मकतूला की अपनी बड़ी बहन जो घर में थी, उनसे जब बात की गई, उन्होंने कहा कि ये एक बलोची रिवायात है और शरई फ़ैसला है। एक ख़ातून जो किसी के निकाह में है, 20-25 दिन किसी गैर मर्द के साथ गुजार के आती है, तो शरा भी हमें यही कहती है और बलोची कवानीन भी यही कहते हैं। जबकि जो उसकी बच्चियां हैं वो भी अफसरदा हैं, वो भी ये कहती हैं कि उनकी माँ जो जब वापस आई है तो वो पशेमान थी और वो कह रही थी कि मुझे जरगे में ले जाने से बेहतर है कि मुझे पिस्तौल दे दिया जाए, मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ुद ख़ात्मा करना चाहती हूँ, मैं जरगे में अपने कबीले, अपने फैमिली के साथ सामना नहीं कर सकती। ये उसकी बच्चियों का कहना है। जबकि उसकी जो नंद है, जो नूर अहमद की बड़ी बहन है, वो भी ये कहती है कि ये 25 दिन गुजार के आई और उसके बाद ये शर्मिंदा थी और ये कह रही थी कि जो कुछ मैंने किया वो गलत है और मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई और इसकी सज़ा मुझे ना दे, मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेती हूँ। लेकिन ये फिर मामला जरगे तक गया और वहाँ पे ये फ़ैसला इत्तेफाक के राय से हुआ। देखें आप, इसमें जो चीज़ है कि जो मर्द है एहसानुल्लाह, उसकी फैमिली का या ये ख़ातून बानू की फैमिली का कोई भी शख्स पुलिस के पास नहीं गया, कोई नहीं गया। और इस वाक़े को तकरीबन 40-45 दिन गुजर गए जब ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ और फिर लोगों को पता चला। तो मसला ये है कि कानून तो उस वक्त हरकत में आएगा जब उसको कोई निशानदेही करेगा। जब निशानदेही सोशल मीडिया पे हुई तब भी ये पता नहीं था कि ये किस इलाके की है, लेकिन पुलिस, इंतज़ामिया और हुकूमत की कोशिशों से इस इलाके को ढूंढा गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने फौरी इसका नोटिस लिया था और कहा था हर हालत में जो भी इसमें मुलव्वस है उनको गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश करें।
जरगे के सरबराह को पेश किया गया, जो लोग थे इसमें मुलव्वस वो इसमें पकड़े गए, उनका अदालतों से रिमांड लिया गया और कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो जवाब दिया जा रहा है, जो यहाँ पे लोग पेश हो रहे हैं, जो फैमिली के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत ही नहीं किया। जब ये सोच परवान चढ़ रही हो जरगा लेवल पर और कबायली रवायात को लेकर, और अब इसको नया टच, इस्लामी टच दिया जा रहा है कि जी शरह में तो संसार करना है, संसार करने से बचने के लिए उस खातून ने उस वक्त भी कहा था कि मुझे गोली मार दी जाए, पत्थर ना मारे जाए। तो ये चीजें सामने आ रही हैं, इसको कानून साजी की जरूरत है इस हवाले से। ठीक है, ये जो जरगा है फैसले कर रहा है, अगर किसी को सजा देनी है। मुजीब साहब, मैं उस पॉइंट के ऊपर भी आता हूँ। एक उसका जो मकतूला का छोटा बेटा है वो तो खैर इस पूरे वाक़े से लाइल्म है, और उसका ये कहना है कि उसकी माँ हज के लिए गई हुई है। वाइजा, ये मुझे बताइए कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव या तमाम के तमाम अफराद जो हैं वो सहूलतकार बने हुए हैं। ये क्या स्टेट ऑफ माइंड है वाइजा? देखिए, स्टेट ऑफ माइंड पर बात करने से पहले एक कानूनी तौर पे जो मैं सबसे बड़ा सवालिया निशान जो हम सब के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, पूरे हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत अहम है उस पे सोचना, वो ये है कि इतने दिन पहले अगर एक केस हुआ है और 40 to 45 डेज, जैसे अब हम कह रहे हैं, हमें नहीं पता, कुछ दिन और गुजरेंगे, कुछ और इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमें शायद पता चले कि ये कई माह पुराना केस था। उसके फैक्ट्स हमें आज तक, इस वक्त तक, वाइल वी आर टॉकिंग, हमें नहीं पता कि एक्चुअली क्या हुआ है और ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। चीज़ें अभी तक डेवलप हो रही हैं। तो बात यह है कि वहाँ पे जो स्टेट की रिट है, वहाँ पे जो सरकारी इदारे हैं, वहाँ पर जो अदालतें हैं, वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो हुकूमत है, ये एक इतनी बड़ी चीज़ जो हो गई और मंजर आम पर नहीं आ सकी, और वो सोशल मीडिया पर अब हाईलाइट हुई है, और वो इतने डिले के बाद अगर सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुई है तो उसके पीछे क्या मोटिव है या उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, ये भी कुछ सोचने वाले पहलू हैं इस पूरे सिनारियो में। जहाँ तक स्टेट ऑफ माइंड की बात है तो देखिए, स्टेट ऑफ माइंड, ये इमरान फ्रैंकली स्पीकिंग वही है जो हमारी पूरी कौम का स्टेट ऑफ माइंड है। हमारा एतमाद नहीं है हमारे जस्टिस सिस्टम पे, आवाम का भरोसा, आवाम का ट्रस्ट नहीं है हमारे लॉ इन्फोर्सर्स पे, हमारी अदालतों पे, अनफॉर्चुनेटली। और वो क्यों नहीं है, अब उसके पीछे भी एक लंबी लिस्ट है वजूहात की। लेकिन जब आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं रहता, जब आपको सिस्टम पर एतमाद नहीं है, जब आपको पता है कि एक केस अगर आप दायर करेंगे तो आपके 2 नस्लें गुजर जाएंगी और तीसरी नस्ल जाके उसका फैसला जो है, जब केस आएगा तो उस वक्त तीसरी नस्ल जो है वो परवान चढ़ चुकी होगी। तो ऐसे हालात में आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि आपका जो निज़ाम है, एक तो इतने दिन गुजर गए, आपके निज़ाम को ये पता ही नहीं है कि एक इतना बड़ा ऑफेंस हो गया है, और क्यों नहीं पता है, और अगर पता है तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ, और फिर वो एक्चुअली वो पुलिस थाने में जो एक्चुअल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है, फिर केस चलता है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है, वो तमाम मामलात होते हैं, वो क्यों नहीं हुए? ये सोशल मीडिया पर आया जब है, पता चला, चलिए जब पता चला, आगे बढ़ते हैं। जब पता चला उसके बाद वजीर आला जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें पहले तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि जनाब इनका निकाह नहीं हुआ था, ये बगैर निकाह के साथ रह रहे थे, और फिर दूसरा या रह चुके थे, और फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जिसने फैसला दिया, जरगा जिसने बुलाया था, ये जो सरबरा था, वो तो उस वक्त चाहे वक़ुआ पे या वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। तो इस तरह के स्टेटमेंट मुझे याद आ जाता है, वो उमर शेख हुआ करते थे CCPO लाहौर, जब मोटरवे रेप केस था तो उन्होंने ये कहा था कि खातून इतनी रात को अकेली निकली ही क्यों थी। तो क्या ये चीज़ें विक्टिम ब्लेमिंग के ज़ुमरे में नहीं आती? ऑफ कोर्स जी, विक्टिम ब्लेमिंग के ज़मरे में आती हैं। देखें, बहुत सादा सी मिसाल है, अगर किसी के घर में डकैती होती है तो डकैती जिनके घर हुई है, आप पकड़ के उनके किरदार को एनालिसिस नहीं करने बैठ जाते कि उसका किरदार कैसा है, उसके घर में डकैती हुई तो उसके किरदार की वजह से हुई, उसके फलां एक्शन की वजह से हुई, उसके फलां तरह के कपड़े पहनने की वजह से हुई। लेकिन जब किसी खातून के साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो वहाँ पे हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सबसे पहले तो हम उस खातून के किरदार को एनालाइज करें ना, कि वो कहाँ पे खड़ी है। हम उसको बिल्कुल भी एक
आम क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे, एक आम जुर्म के तौर पे नहीं देखते। उसमें एक जेंडर का जो एलिमेंट है वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी और हमारे अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनको बायस कर देता है। और उसी के खिलाफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे हमारी एक मुसलसल जद्दोजहद भी है, हमारी कोशिश भी है। सही। आई होप कि चीजें बदल जाएं। मुझे अब ये बताइएगा कि चले वहां से खबरें जिस तरह की आ रही है, मैंने कहा ना कि लग रहा है कि पूरा कबीला जो है वो शायद सहूलतकार बना। एक जर्नल सोच क्या है बलूचिस्तान जहां पर आप बैठे हैं, वहां पर इससे पहले भी जरगे होते हैं और ज़ाहिर है कि ये हमारे माशरे की एक हकीकत है। इसके रिफॉर्म करने के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक जनरल परसेप्शन वहाँ की आवाम का क्या इस पर्टिकुलर केस को लेकर? इमरान, ये वाकया चूंकि सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गया तो इसलिए ज़्यादा पता लग रहा है, लेकिन कोई दिन या मंथ ऐसा नहीं होता जब इस तरह के वाकयात ना होते हों। गैरत के नाम पर आए रोज़ ये कत्ल हो रहे हैं। कुछ केसेस जो है जो शहरी इलाकों में होते हैं या जहाँ पे पुलिस एक्टिव होती है वहाँ तो ये रिपोर्ट हो जाते हैं, उन पे कार्रवाई होती है, लेकिन देखा ये गया है कि 50 to 60% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि जहाँ ये कार्रवाई हो रही होती है वहाँ का पूरा जो कबीला है, इलाका है, वहाँ के लोग हैं, वो पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं। ये एक माइंड सेट है जो ये समझते हैं कि जी स्याकारी है गैरत के नाम पर, ये तो रिवायात हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं और वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे पुलिस की या लेवीज की कमजोरी भी देखनी होगी, जिसका पूरा नेटवर्क फैला होता है मुखबरी का, हर गांव में, हर देहात में, हर शहर में। वो इससे क्यों लाइल रहे कि एक वाकया यहाँ पे हो चुका है, एक मर्द खातून का बेईमाना कत्ल किया गया, उसकी इतला उस SHO को, उस लेवीज रिसालदार को क्यों नहीं हुई? वो जो अपना एक्टिव नेटवर्क मुखबरी का चला रहे होते हैं वो इतने बाखबर क्यों रहे? आया क्या वो भी सहूलतकारी कर रहे थे? ये चीज़ें देखने की हैं। मुझे याद आ जाता है एक केस जो चंद साल पहले हुआ था। जैन नामी एक नौजवान था जिसको एक सियासी शख्सियत के बेटे ने कत्ल किया था और उसके बाद चीफ जस्टिस तक खड़े हो गए थे उसकी मां के लिए और कहा कि मैं आपके बेटे को इंसाफ दिला के रहूँगा। लेकिन उसकी वालदा जब अदालत आती है तो वो ये कहती है कि मैं सिर्फ अदालत के बुलाने के ऊपर आई हूँ, मेरी 2 और बच्चियाँ हैं और मैं अपने बेटे के इंसाफ के लिए इस जालिम जो इतने ताकतवर लोग हैं इनसे नहीं लड़ सकती। तो उस खातून के बयान को, इस खातून के बयान से ये जो जस्टिफाई किया जा रहा है, इसके ऊपर भी ज़रा मैं बात करूंगा। वाइजा, आपकी तरफ आऊँगा। इतना प्रेशर होता है, मतलब ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक माँ, एक बच्चा जो है वो अपनी बेटी या माँ के खिलाफ चला जाए? इस तरह के उसमें इतना प्रेशर होता है सोसाइटी का? देखिए, ये तो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं ना, और अनफॉर्चुनेटली जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी का इर्द गिर्द के हमारे लोगों का जो प्रेशर है वो वाकई इतना शदीद होता है कि जिसकी वजह से लोगों का जीना या उनका एक ख़ास तरीके से इंडिपेंडेंटली सोचना मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ जो वजह है, ये जो प्रेशर वाले जो आपने सोशल फैक्टर एक पिन पॉइंट किया है, ये सिर्फ ऑनर किलिंग में नहीं आता, बल्कि इसके अलावा भी दीगर ऑफेंसेस में जो गैरत के नाम पर कत्ल नहीं भी होते, अदरवाइज भी जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उसमें आप कभी हमारे जो ये रूरल एरियाज में जो आप देखिए क्रिमिनल केसेस, तो उनकी नेचर यही होती है कि एक किसी खेत पे, किसी गांव की किसी ज़मीन पे लड़ाई हुई और 3 बंदे जो हैं वो एक कास्ट के लोगों ने मार दिए, तो 4 बंदे जो हैं वो अब दूसरी तरफ से मारना लाजिम हो गया है। और अगर वो नहीं मारेंगे तो फिर उनको उनके अपने लोगों की तरफ से प्रेशर होगा और वो अलग अलग किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो ताने और बातें जो हैं वो की जाएंगी। तो ये जो एक वायलेंस को परपेट्रेट करने का जो कल्चर है हमारे कौम में, ये ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड ये एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ ऑनर के नाम पे कत्ल में रेलिवेंट नहीं होता। हाँ, लेकिन एक जो इसका अनफॉर्चुनेट पहलू है वो ये ज़रूर है कि जहाँ पे बात खातून की आती है वहाँ पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो जिसके इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत से मामलात पे कवानीन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते क्योंकि आपके जो बिहेवियर्स हैं, आपके जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि कवानीन को इम्प्लीमेंट करने में वो सबसे बड़ा
बैरियर बन के खड़े हो जाते हैं। इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट कोट करना चाहूंगी। 2024 का सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला है जरगा सिस्टम पे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो जरगा सिस्टम और जो ऑनर के नाम पे, गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है, ये बेसिकली एक कत्ल या ऑर्डिनरी मर्डर नहीं है, बल्कि ये फसाद फिल अर्ज है। और ये अगर जब फसाद फिल अर्ज है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें सजा सुनाई गई है। लेकिन इमरान, फैसले जो किताबों में लिखे जा चुके हैं, कानून जो किताबों में लिखा जा चुका है, वो कैसे रेलेवेंट होगा जब आपके मुआशरती रवैये ही नहीं बदले। ठीक जी मुजीब, अब आ जाते हैं इस फसाद फिल अर्ज जैसे कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर है, तो किस तरह की कानून साजी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वे आउट क्या है, क्या वो जो खित्ता जो है पूरा, चाहे वो इंटीरियर सिंध में चले जाएं या फिर बलूचिस्तान में चले जाएं, यहाँ के लोग हमेशा इसी तरह से रहेंगे? जी इमरान, ऐसा है कि कानून साजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इस पूरे केस को इतना अरसा गुजर गया, एक बंदा भी आज तक ऐसा नहीं है जो इस हवाले से उस खातून के हक में बात कर रहा हो जो उस इलाके का है। यहाँ पर FIR भी सरकार की मुद्दईयत में दर्ज की गई है और वो भी वजीर आला की हिदायत पर दर्ज की गई है, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर इसका मुद्दई है और कोई इसमें लोग आगे नहीं आ रहे। यहाँ पे कानून साजी की बात की गई, बिल्कुल वो ज़रूरी है, इस हवाले से होना चाहिए। हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में सुना था कि जरगा सिस्टम ख़त्म हो गया, सरदारी निज़ाम ख़त्म हो गया, लेकिन वो सिर्फ कागजी बातें थी। अमलन वही कुछ हो रहा है जो पंचायत, जरगा वगैरह है वो फैसले कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों के। आज भी लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए आग पे चलाया जाता है, इसी तरह उनको पानी में डबोया जाता है। ये इस तरह के मामलात आज भी हो रहे हैं, लेकिन अमलन इसके सदेबाब के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान वो शख्सियत हैं जिन्होंने खुद अपने इलाके में विन्नी जैसे मामले को उठाया था और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे। जब हम उनसे पूछते हैं तो वो भी इसके खिलाफ हैं कि ये बहुत गलत तरीका है, कानून पे अमल होना चाहिए, लेकिन शायद वो भी बेबस हैं। बार बार उनसे के सामने रखा जाता है। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा एक कमेटी भी अब ऐलान किया कि वो बनेगी जो ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल होगी, जिनमें सूबाई वज़रा भी हैं, वज़ीर तालीम भी है, डिप्टी स्पीकर भी हैं। वो सजेस्ट करेंगी कि क्या कवानीन होने चाहिए इस मामलात को देखने के लिए। फिर कानून साजी होने के बाद उस पर अमल दरामद भी कराना ज़रूरी है। जो मौजूदा कवानीन है उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जो पुलिस और लेवीज़ का सिस्टम है वो भी इस हवाले से कोई कारगर नहीं है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो तब ये फेल हो जाते हैं, पुलिस और लेवीज़ बेबस नज़र आती है, और जब इस तरह के क्राइम हो तब भी बेबस नज़र आती है। मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों तक जाता है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट से जाके इनकी रिमांड लिए जाते हैं। तो मामले को देखने की ज़रूरत है। कम से कम क्राइम की हद तक तो कानून साजी करें कि लेवीज़ और पुलिस अगर हैं तो वो इन मामलात को अच्छे तरीके से डील कर सकें। ठीक, वाज़ा आपको इस केस में इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? जब कोई गवाही देने के लिए उस खातून के और उस मर्द के, हम दोनों को, ज़ाहिर के दोनों को कत्ल किया गया, उनके हक में कोई गवाही देने वाला नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा इस केस का? देखिए, इस वक्त कोई कंक्लूसिव राय देना तो कबल वक्त होगा। दूसरा मैटर चूँकि सब जुडिस है तो इस पर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से मैं बहुत पुरुमीद हूँ वो ये है कि अगर हम ऑर्डिनरी सिस्टम पर रिलाई करते और ऑर्डिनरी सिस्टम पे बैठे होते तो ये केस तो आज भी रिपोर्ट ना हुआ होता। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है इस तरह के मामलात में कि सोशल मीडिया जैसा एक प्लेटफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि नूर मुकद्दम का भी जो केस हुआ, उसके अलावा भी बहुत से केसेस होते हैं, हमें पता है, लेकिन जो एक आधा रिपोर्ट हो जाता है और जो हाईलाइट हो जाता है, जो हाई प्रोफाइल केस बन जाता है, कम से कम उन केसेस में हमारा सिस्टम भी उन चीज़ों को सीरियसली देखता है और जो सिस्टम में मौजूद स्टेक होल्डर्स हैं वो भी कम से कम उन केसेस पे जो सोशल मीडिया के थ्रू और अदरवाइज हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हाईलाइट हो जाते हैं और लोग उन पे नज़र रख रहे होते हैं, उन केसेस के हवाले से कम सिस्टम भी जो है वो सीरियसली उन चीज़ों को प्रोसीड करता है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं समझती हूँ दैट आई एम होपफुल और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात कानून साजी की है तो देखिए, मैं खुद बतौर वकील आपको बहुत से बेशुमार मैं लेजिस्लेशन ऐसी है जो कोट कर सकती हूँ जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं। अभी मैंने आपको एक जजमेंट अभी रिसेंट 2024 की बता दी है कि जिसमें ऑनर किलिंग और इस किस्म के मामला जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं।
मामला जो इस वक्त मैं समझती हूँ ज्यादा क्रिटिकल है, वो इस हवाले से है कि कानून बन जाने के बाद उस पर अमल दरामद करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, उसकी जो इन्फोर्समेंट है इफेक्टिव, उस पे हम क्या काम करते हैं, हमारे लिए ये सोचने की बात है। और इन्फोर्समेंट में भी आप जब तक रवैये चेंज नहीं करेंगे, आप जब तक लोगों की साइकी चेंज नहीं करेंगे, आप लोगों में बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे, तब तक चीजें चेंज नहीं होंगी। आप कानून में जितनी मर्जी तरमीम ले आए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और जाहिर है कि यहाँ पर सवाल यह है कि ये जरगे जो हैं इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो हकीकत है, लेकिन इनको कम अज़ कम रेगुलेट किया जा सकता है, इनके निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें करने की गुंजाइश है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। एडवोकेट वाइजा रफ़ीक भी हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ हमें ज्वाइन किया है अमारा ओरकज़ई ने, समाजी कारकुन हैं और ख़वातीन कैदियों के हवाले से बहुत काम इन्होंने किया। अमारा, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर अब बात की जा रही थी जरगा सिस्टम, ज़ाहिर कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये एक हकीकत है, लेकिन इसको रिफॉर्म इसमें की लाई जा सकती है, इस्लाहात इसमें लाई जा सकती हैं और इसकी मॉनिटरिंग या इसको समझ लें कि क्या इसके साथ हम बेहतर कर सकते हैं, इस पूरे निज़ाम के साथ क्या बेहतरी हो सकती है, क्या गुंजाइश निकलती है? देखिए इमरान, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानना भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स इतना टाइम लिमिट नहीं है, मैं छोटे से टाइम में कोशिश करूंगी कि इसको कंप्लीट किया जाए। बेसिकली क्योंकि हम स्पेशली बात करते हैं बलूचिस्तान या केपी के कबायली इलाके हमारे यहीं पे पाए जाते हैं, और क्योंकि सदियों से ही सिस्टम चला आ रहा है बलूचिस्तान में, केपी के में कबायली लोगों का, उनका जिरगा सिस्टम। आप देखें जैसे ज़ोब जैसी हमारे पास स्टेट्स हैं, बेसिकली ये स्टेट्स थी जब ये पाकिस्तान में शामिल हुई हैं, तो जो इनके सरदार हैं, शुरू से जितने सरदार चले आ रहे हैं, और सरदार से हटके जो वहाँ के लोग हैं वो खुद भी सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते हैं। और उसका रीजन ये है कि इनके आबाओ अजदाद वाली वो जो बात है, एक जहालत आप कह लें, एजुकेशन की कमी कह लें, वो इनके अंदर इतनी ट्रेवल करती है कि ये उसी को बेहतरीन समझते हैं। और नो डाउट थोड़ी स्पीडी होता है जिरगा सिस्टम में, जब फैसले होते हैं वो स्पीडी भी होते हैं, लोगों को इंसाफ भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत ही हो जाता है, इंसाफ भी मिलता है। और आई थिंक हमारी अदालतों में भी ऐसा भी होता है कि गलत भी फैसले हो जाते हैं, कुछ एविडेंस की कमी से, कुछ और रीजन से। तो जिरगा सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। बट अभी जिस स्टेज पे हम लोग हैं, जिरगा सिस्टम में हमें बहुत से चेंजेस लाने हैं, और उन चेंजेस को हम पॉजिटिव सेंस में जब तक हम गाइड नहीं करेंगे, जहालत खत्म नहीं करेंगे, एजुकेशन की कमी, एजुकेशन इतनी कम है कि आपको एक वक्त में याद होगा कि हमारी पाक आर्मी ने बलूचिस्तान में, एक में कोई खास वो उसको वो नहीं करना चाहती, ये फरारी हम इनको कहते हैं इन लोगों को, उन पे एक इन्होंने मिशन किया था, और काफी स्ट्रगल के बाद जब उनकी गिरफ्तारियां हुई थी, तो जब उनसे क्वेश्चंस हुए थे तो उन लोगों का कहना ये था कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हम लड़ किससे रहे हैं, बस दुश्मन है, खाली दुश्मन है, ये नहीं पता कि कौन दुश्मन है, क्या है, बस एक उसकी अंधी तकलीद। अच्छा ये बताइएगा, वक्त की कमी भी है, मैं ये जानना चाहूंगा कि जनाब इसको क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, किस तरह के इसमें कवानीन जो है वो शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, ये चल रहा है मामला। बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता और छोड़ना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी तो हमारे पास बहुत सारी तरीक़ेकार आ गए हैं कि हमें उसको कैसे मैनेज करना है। और आई थिंक आला हुकाम की तरफ से कोशिश भी जारी है, और उसमें हम लोग जो ह्यूमन राइट्स से रिलेट लोग हैं, हमें भी इसमें काम करना चाहिए, वर्कशॉप्स देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भी अवेयरनेस, और जो जिरगा के अफराद हैं उनसे बैठ के मीटिंग्स होनी चाहिए कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट से रिलेट ऑफिसर्स को, आर्मी ऑफिसर्स या कानून से रिलेट जो हमारे हैं महकमे से रिलेट, उनको भी ऐड ऑन किया जाए। फिर ऐसे लोगों को उसमें ऐड किया जाए जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसले करें। जिरगे में ऐसे लोगों का भी इस्तेहसाल होना चाहिए
जो इतने टाइम से जिनको पता ही नहीं है कि हमारे कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या फैसला होना है। इसी तरह हम जाती दुश्मनी की बुनियाद पे जो चीजें करें, उसमें सबसे बड़ी मेन मैं तो यही कहूंगी कि जहालत। जब तक हम इस जहालत को खत्म नहीं करेंगे, लोगों को एजुकेट नहीं, सेकेंडली हम इन्हीं जिरगा सरदारों से उनको सेनेट में जगह दें, दे वांट दैट कि उनको सेनेट के भी गवर्नमेंट के अंदर भी सीट्स दी जाएं, उनको शामिल किया जाए। यकीन माने कि ये लोग इतने पावरफुल हैं, इनके अवाम वहां के हमारे कबायली इलाकों के इतने पावरफुल हैं, हम उनको बल्कि अपने यूज में यूटिलाइज करें, उनकी क्वालिटी, मतलब इससे ज्यादा और क्या पावरफुल होंगे कि जनाब वो सोच जो है सबकी वो बिल्कुल गुंग हो गई है, वो उसी तरह सोच रही है जिस तरह उनको बताया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक मैं यहाँ पर लूंगा और बात यही हो रही है कि इसमें इस्लाहात क्या लाई जा सकती हैं, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए या फिर क्या इसमें बेहतर किस तरह से ये निज़ाम हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। वाइजा रफीक, क्या वे फॉरवर्ड क्या है, इस निज़ाम को बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए जी, एक दो पॉइंट्स जो अभी ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी उसके हवाले से मैंने चूँकि जिरगा सिस्टम को कुछ थोड़ा सा, और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के जिरगे हैं और फैसले किस तरह से होते हैं उसको, उस पर थोड़ी सी रिसर्च और स्टडी करने का इत्तेफाक हुआ। तो जहाँ तक बात शरीयत की है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो जब जिरगे में एक इनकी भी पूरी रैंकिंग है, एक हायरार्की है, तो उस हायरार्की में जब फैसला नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इवेंचुअली उसमें एक रिलीजियस लीडर की जो से है या ओपिनियन है वो उसमें इंक्लूडेड होती है। तो जो जिस तरह से उनका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, एक तो हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम समझें कि वो स्ट्रक्चर वहाँ के सोशल फैब्रिक में कितना गहराई के साथ एम्बेडेड है और उसको हम अपने सिस्टम के साथ किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बात हुई जरगे के जो फैसले हैं उसमें कुछ सही फैसले भी होते हैं बिल्कुल, और वक्त पर होते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी डिले की बात की थी कि हमारे सिस्टम में तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि आपने FIR पहले नहीं कटवाई, आपने मेडिकल पहले नहीं करवाया, आप पुलिस के पास पहले चले गए तो अस्पताल पहले नहीं गए, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर भी हमारे यहाँ टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो है वो एक्विटल्स हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को एक ऑल्टरनेट जो सिस्टम नज़र आ रहा है और जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो इसीलिए उस पर रिलाई कर रहे हैं। माजरत के साथ में ये बिल्कुल एक इलिटरेसी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये स्टेट का सिस्टम का हमारा फेलियर है कि हमने क्या ऑल्टरनेट निज़ाम प्रोवाइड किया वहाँ पे लोगों को। आपको ये एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव तो देना, उसके बाद आप कहें अगर लोग वहाँ पे उस पर रिलाई नहीं करते। जब आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो आप कैसे लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, और आप कैसे जो है वो राइट अवे सिर्फ ये कह सकते हैं कि लोग ही उस पर जो है वो हमारे सिस्टम पे जो है वो रिलाई नहीं करना चाहते, जब आप कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। तो वे फॉरवर्ड में देखिए, जो सिस्टम है मौजूद आपके इस वक्त ऑलरेडी जो अदालतें हैं वो ओवरबर्डन्ड है, यहाँ पे बैकलॉग है, यहाँ पे डिले है। इससे बेहतर और क्या होगा कि आपके पास जो एक मीडिएशन का, एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का लोकल सॉल्यूशन मौजूद है, आप उसको लेवरेज करें। लेकिन आपने देखना ये है कि आप जब उस लोकल सॉल्यूशन को लेवरेज कर रहे हैं तो क्या आप ग्लोबल जो ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से कन्वेंशंस हैं, कुछ ट्रीटीज़ हैं जो पाकिस्तान ने साइन की हुई हैं, हमने रेटिफाई की हैं, जो हम पे कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक को पूरा करने के हवाले से कुछ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या वो हमारे उस लोकल सॉल्यूशन के साथ अलाइन कर रही हैं? अब जब इस किस्म के, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट जी। हमारा अब ये बताइएगा कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, और जाने के बहुत प्रेशर है हमारी अदालतों पे और एक पाइल्स है, बहुत सैकड़ों हजारों की तादाद में केसेस है। तो ऐसे में वो जो स्पीडी जस्टिस के नाम पे होता है, फिर दूसरी चीज़ ये कि जो वाइजा जो बात कर रही है कि हम सिस्टम वहाँ पर क्या दे रहे हैं, क्यों हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बफर जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा कि उसके पैरेलल जो वहाँ पर निज़ाम है हम उसको निज़ाम को बेहतर करने की बात करें, लेकिन अल्टीमेटली हमें आगे अपने उसी जुडिशियल सिस्टम को वहाँ पर लेकर जाना होगा और इस सिस्टम को भी बड़ा इफेक्टिव बनाना होगा। ये कमज़ोरियाँ तो हमारे अपने अदालती निज़ाम की हैं।
जी, जैसे मैं पहले भी यही बात आपसे कर रही थी कि हमारे अदालती निज़ाम क्योंकि स्पीडी सिस्टम नहीं है, जस्टिस बहुत डिले हो रहा है और इसके लिए कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं है आला काम कोशिश नहीं करे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम जिस तरह जिरगा सिस्टम को आज नजरों में लाया गया है, क्योंकि मीडिया बहुत एडवांस हो गया, पहले भी प्रॉब्लम्स तो रही हैं, लेकिन लोगों को वहां पे बहुत स्पीडी काम नजर आ रहा है। स्पीड में जब उनके फैसले हो जाते हैं और उनका टाइम बच जाता है, तो वो जिरगा सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो क्यों ना हम जिरगा सिस्टम को भी एक इदारे का निजाम दे दिया जाए, उसमें जब हम गवर्नमेंट से रिलेट लोगों को और लॉ से रिलेट लोगों को डाल लेंगे, तो हमारे जो ये कोर्ट कचहरियों में प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट हो रहे हैं या वो उस तरफ नहीं जाते और जिरगों की तरफ जा रहे हैं, वो रीजंस खत्म हो जाएंगे, बल्कि हमारा जो निजाम है वो बढ़ जाएगा, हमें सहूलत अच्छा, मिल अब मैं जाएगी। वाइजा से ये पूछता हूँ कि इतना डीप रूटेड जो निज़ाम है आप इसको एकदम से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? लेकिन मसला सारा ये कि जब मैं वे आउट की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेहतरी कैसे आएगी अदालती सिस्टम में, चाहे वो इस पंचायत से हो या जिरगे से हो या फिर वो जुडिशल सिस्टम से हो, बेहतरी के आसार कैसे हो सकते हैं? जी वाइजा। देखिए इमरान, इस वक्त पूरी दुनिया में जो लिटिगेशन है और जो अदालतों की तरफ रुख करना है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाने की सूरत में, इसका रुझान कम हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे जा रही है, मीडिएशन पे जा रही है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स पे जा रही है। पाकिस्तान में भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ख़ास तौर पे सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स में, बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इस मीडिएशन पे और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे काम हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि जो आपका एग्जिस्टिंग लिटिगेशन का सिस्टम है, जो अदालती निज़ाम है, उस पर बर्डन इतना ज़्यादा है कि आप वो जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात करें, वो मुसलसल जस्टिस माजरत के साथ हमें डिनाई ही होता नज़र आ रहा है उस लीथल किस्म के डिले की वजह से। तो ये जो सिस्टम आपका जो जरगा सिस्टम है या जो हमारे लोकल जो ट्राइब्यूनल्स हैं, आप समझ लीजिए, इस किस्म के जो सॉल्यूशंस हैं हम इनको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप इनको अपने सिस्टम के साथ अलाइन तो करेंगे, लेकिन आपने ब्लाइंडली अलाइन करना है या आपने कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए उनको, तो जाहिर है उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है, उसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद। जी, मैं इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करूंगी अपनी बात को कि जैसे यहाँ पे हम लॉयर्स को तरबियत दी जाती है तो वो एक सिस्टम के जरिए लॉयर बनते हैं, इसी तरह जजेस किसी वजह से जजेस हैं, लेकिन थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस की जजेस को भी जरूरत है। समटाइम्स नहीं, अक्सर, क्योंकि हमारा कोर्ट कचहरी में ही पाला पड़ा है तो जज टाइम पे मौजूद नहीं है। बहुत से लोग डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट सिटीज से आ रहे हैं और जज मौजूद नहीं होते। सेकेंडली जो यही वो सारी चीजें हैं, यही वो तमाम लूप होल्स हैं, सिस्टम के नकाइस हैं जिनकी वजह से आज हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमारा उरगज़ई भी हमारे साथ मौजूद थी और एडवोकेट वाइजा रफ़ीक, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।